अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। हाँ जी, एक क्वेश्चन क्लास में किया था कल और कहा था मैंने आपसे कि यही दोबारा कर लें, क्योंकि मैंने तो वो जो क्लास में किया था वो तो मैंने किया था, तो इसलिए आप लोग इसको दोबारा करते। अगर किसी ने किया है और कुछ पूछना है तो पूछा। पूछना कुछ? जी जी, रिटेन अर्निंग्स में। हाँ जी, जी जी, ठीक है। ये इस अगले टॉपिक में आ जाएगी बात। अभी इस चैप्टर के बाद जो कराना है ना मैंने, उसमें आ जाएगी बात कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से क्या कौन सी फिगर कहाँ जा रही है। ये अगले चैप्टर में कवर कर लेंगे जो बात आप पूछ रहे हैं। चलें एक सवाल फिर और देख लें और बस फिर ये बहुत है। लेकिन ये 18 से 20 नंबर का सवाल है। ये सेपरेट सवाल भी आ सकते हैं लेकिन मिक्स्ड आते हैं अक्सर, तो ये को 20-20 नंबर का सवाल टेस्ट हो रहा है। अभी कर लेते हैं रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल। क्वेश्चन 1 पढ़ लें। वैसे आपको आ तो गया यार है, ये होमवर्क ही देकर डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि तो मैं ही करे जा रहा हूँ यार। हैं सही है ना, लेकिन फिर होमवर्क करें। ठीक है जी, आप ये क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क कर लीजिए, ये कल मैं डिस्कस करता हूँ। ये जो क्लास में पिछली क्लास में सवाल किया था ना, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ये। इसमें कैपिटलाइजेशन रेट खुद निकालना पड़ेगा। है वही SOCI SOFP के एक्सट्रैक्ट्स, IAS 23 भी है, IAS 20 भी है, तो उस लिहाज से ये कल जैसा ही सवाल है। लेकिन ये कैपिटलाइजेशन रेट निकालना और 2 साल का निकालना, ये अच्छा पॉइंट है इसके अंदर। है उसी तरह 2 साल की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट मांगी हुई है, लेकिन कैपिटलाइजेशन रेट 2 साल का निकालना है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये आप ही कर लीजिए, क्योंकि मैं कर दूंगा तो मैं ही कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है जी। एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट। अच्छा, हमने ऑटम 21 चलो होमवर्क हो गया। स्प्रिंग 20 मैंने स्प्रिंग 21 ठीक है। ऑटम 20 डबल एंट्रीज हैं। ऑटम 20 ये भी हो गया, स्प्रिंग 20 भी हो गया, ऑटम 19 भी हो गया। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा है, इसको अलग से सवाल होमवर्क देने का दिल नहीं है मेरा, छोटा सा सवाल है, ये फिर रह जाएगा। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 होमवर्क है। ओके, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3 होमवर्क है जी। ये तो पहले डिस्कस किया। अच्छा जी जी जी, कॉस्ट मॉडल वाला अलग से कैलकुलेट किया था, वो आखिरी कॉलम देखो। नहीं, आखिरी कॉलम देखो ना, आखिरी कॉलम वर्किंग में, आखिरी कॉलम। ये अलग से वर्किंग चलानी पड़ेगी कि कॉस्ट मॉडल होता तो क्या होता। हाँ, क्योंकि असल कॉन्सेप्ट यही है कि जो डेप्शन चार्ज हुई और जो कॉस्ट मॉडल पे होती है उनका डिफरेंस। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि रेट बदलते जा रहे हैं ना, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो वो कॉस्ट मॉडल साथ अलग से चलाना पड़ेगा।
बाकी सबके हो गए थे, इसका भी एक सुनते जाए, फिर ये ग्रिड खत्म। आईएस 40 का डिस्क्लोजर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर। आईएस 40 का डिस्क्लोजर ये है कि एक नोट बन जाएगा, लेट्स से 9 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो उसके लिए एक स्केड्यूल बनेगा। ये जैसे एसेट स्केड्यूल बनता था वैसा से स्केड्यूल है। बैलेंस एज एट 1 जनवरी 21, एडिशंस, डिस्पोजल, ट्रांसफर इन भी हो सकता है, ट्रांसफर आउट भी हो सकता है, और एक लाइन छोड़ के बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 21। और ये वो होगा जो हर साल के एंड पे एक्यूमुलेटेड डेप्शन वाला पोर्शन भी होगा इसका। नहीं, फेयर वैल्यू मॉडल है, बस इतना ही। और अगर प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे है तो फिर वो बिल्कुल वैसा सा स्केड्यूल बनेगा। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे है ये कल से नहीं खत्म हो रहा, मैं सुबह से जितनी क्लासों में खोला ना ये सुबह से सारी क्लासों में, और ये आपकी तो आखिरी क्लास थी, ये कल पहली क्लास से ऐसी हो रहा था। और वो जो एक्सेप्शन वाला एसेट है, इसमें एक चीज़ थी एक्सेप्शन, फेयर वैल्यू मॉडल की एक एक्सेप्शन थी कि अगर कोई एसेट है जिसकी फेयर वैल्यू शुरू से एंड तक पता लगनी ही नहीं है तो उसको हम कॉस्ट मॉडल पे चलाते थे। इसकी डिटेल बताएंगे कि इसकी कॉस्ट वगैरह क्या है। और ये इनफैक्ट उस डिटेल के अंदर
कि स्केड्यूल ही बना देंगे तो ज़्यादा डिटेल हो जाएगी कि उसकी कॉस्ट कितनी है, क्यूमुलेटेड डिडक्शन कितनी। फेयर वैल्यू मॉडल पे है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन एक्सेप्शन ये थी कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो सकती है जिसकी फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती, तो बाकी सब फेयर वैल्यू पे रहती हैं, वो अकेले कॉस्ट मॉडल पे आ जाती है। तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, और इसी के नीचे बेशक किसी का स्केड्यूल भी बन जाएगा तो वो भी ठीक है। बस यही है। और एक ना सीए फाइनल का मैंने एक सवाल आपके IS40 के नोट्स में डाला हुआ है, वो आप बेशक ज़बानी ही देख लीजिएगा, इसी के ऊपर वो बना हुआ सवाल है। IS40 का एक सवाल रहता था आखिरी वाला, वो मैंने कहा था अभी नहीं देखना। IS40 के नोट्स में एक आखिरी क्वेश्चन था, वो C5 का सवाल है, लेकिन यह कि आपके लिए ठीक था, तो वो हस्बे तौफीक है, कभी ज़िंदगी में देखना हो तो वो इसी के ऊपर है। यार अभी कुछ कंफर्म नहीं है, नहीं अभी ये अफवाहें ही हैं कि इसमें कॉलेजेस हैं या नहीं है, पता नहीं है, ये कंफर्म न्यूज़ है, ये कंफर्म न्यूज़ है। ना मैंने डिसाइड करना है ना आपने डिसाइड करना है। अगर कंफर्म हुआ और हुआ तो फिर इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे, मजबूरी होगी। इसको मैं प्यार से सोसी कहा करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो बस सोसी। ICAP की बुक के हिसाब से देखेंगे तो ये चैप्टर 5 आसान है, आसान। अच्छा, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने ऊपर कॉपियर के पास दिए हैं, वो आप ले लीजिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं 5, SOFP, SOCI, सोसी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स। ये FAR2 के सिलेबस में है, ये FAR2 में पढ़ेंगे आप लोग जाके, FAR1 में नहीं है। FAR1 में ये चीज है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स। आपके सिलेबस के जितने IAS हैं उनके नोट्स हैं, जैसे I16 के नोट्स थे, तो ये आपके सिलेबस की चीज, जितने IAS सिलेबस में उनके नोट्स हैं, उसके अलावा ये दोनों आपसे सवाल टेस्ट होते हैं। और ग्रेड 1 पे आ गया हूं मैं अब, अल्लाह अल्लाह करके ग्रेड आखिरी वाले से जान छूटी है, और बड़ा टाइम लगा आप लोगों के साथ फ्रीक्वेंसी मैच होने में, लेकिन उम्मीद करता हूं कि हो गई है, तो उसको रिकवर करते हैं। यार ऐसी बातें ना करोगी। देखें, आप इसको मैयर ऐसे नहीं कर सकते ना, आप टेक्निकली देखें तो 58 लेक्चर्स में हमने एक 20 नंबर का सवाल तैयार किया है। यही है ना, 5 पेपर के सवाल आप देख रहे हैं। तो लेकिन ये कि उन जितने भी ग्रेड हैं, उसका ग्रेड का जो वजन है वो 30 से 40 नंबर था शायद। ग्रेड 3 का कितना नंबर है?
30 से 40 है ना, हाँ, तो तकरीबन आप 40 नंबर तक समझने कर लिए। लेकिन वो I-16 के जो शुरू का एक अरसा है तो वो भारी है सब पे, लेकिन बहरहाल अब बेहतरी की तरफ ही होगी। अब मैं ग्रेड 1 पे आया हूँ। ग्रेड 1 का वजन है 35 to 45। ग्रेड 1 इसमें चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो, हो सकता है दोनों से सवाल आ जाए, लेकिन एक से तो कंफर्म होगा, चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट्स हैं आपके सिलेबस में, तो इनमें से एक से सवाल तो कंफर्म है। क्योंकि 35 से 45 नंबर ग्रेड का मतलब 35 से 45 ना, 35 से 45 का मतलब है कि बड़े सवालों में से दो तो कंफर्म है, दो बड़े सवालों में से आएंगे। यार अगर दो बड़े सवाल ना हुए, बड़े सवाल मतलब सेक्शन, आपका पेपर जो है वो सेक्शन ए सेक्शन बी दो हिस्सों में है। जो सेक्शन ए है उसमें तकरीबन कुछ 30-35 नंबर टेस्ट होते हैं, जो कि MCQs 6 नंबर 7 नंबर का छोटे छोटे सवाल, और उसके अलावा जो सेक्शन बी है जो 60-65 नंबर का है, इसमें 3 से 4 बड़े बड़े सवाल होंगे, 4 सवालों के चांस ज़्यादा है। तो पहले ग्रेड में से मुझे उम्मीद ये है कि दो बड़े सवाल तो बनते हैं, और अगर दो बड़े सवाल ना सही तो एक बड़ा सवाल और कम से कम दो छोटे सवाल। हाय होए चलिए, तो चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो ये आपके सिलेबस में, अभी मैंने आपको चेंजेस इन इक्विटी शुरू कराया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या बताया जा रहा होता है? फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी, कब की? फॉर द ईयर एंडिंग एज एट। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक्सपेंसेस इनकम्स फॉर द ईयर। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या लगता है नाम से? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी में जो चेंजेस आई, तो ये क्या ख्याल है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एज एट होती होगी या फॉर द ईयर? चेंजेस इन, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर चेंजेस है ना, चेंजेस बतानी है। तो इसमें एक स्टेटमेंट है जिसमें इक्विटी में जो फॉर द ईयर चेंजेस आई वो बतानी होती है। सॉल्व करने में, टेबल बनाने में तकरीबन जैसे एसेट स्केड्यूल होता था ना, तो उस तरह का एक टेबल बनता है। अगर इस स्टेटमेंट में इक्विटी में होने वाली चेंजेस बतानी है तो फिर पता तो कि इक्विटी होती क्या है। तो कंपनी की इक्विटी के दो हिस्से हैं, एक कैपिटल है और एक है रिजर्व्स। कंपनी में जो कैपिटल होता है, ओनर्स होते हैं बहुत ज्यादा, में एक ओनर, पार्टनरशिप में एक से ज्यादा, लॉ के तहत 20 है शायद। कंपनी में, बैंकिंग में 10 होते हैं, अच्छा 20 है, वैसे 10 है, मेरा ख्याल है बैंकिंग में 10 है, वैसे 20 है या बैंकिंग में 10 है, ठीक है, चले खैर लॉ का पेपर नहीं है। तो पार्टनरशिप में भी नंबर ऑफ ओनर्स एक से ज्यादा होते हैं, कंपनी में भी एक से ज्यादा होते हैं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। कंपनी में चूंकि बिजनेस के ओनर सब लोग बिजनेस नहीं चला रहे होते, देखें सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेडर तो उम्मीद है खुद ही बिजनेस चला रहा होगा, पार्टनर्स हैं वो भी मोस्टली सारे ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारे ओनर्स हैं, वो सब लोग बिजनेस नहीं चला रहे होते, और इसके अलावा कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इस बात का क्या मतलब है? चले समझ मुझे कुछ नहीं आया, लेकिन सही कह रहे होंगे सारे। जो सोल ट्रेडर है ना, उस ओनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी जमशेद और जमशेद पान शॉप एक ही बात है। लॉ की नजर में अगर जमशेद पान शॉप के कोई कर्जे होंगे तो वो जमशेद का घर बेच के भी लिए जा सकते हैं, तो जमशेद की लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। लेकिन जो कंपनी होती है उसको लॉ की नजर में एक अलहदा ट्रीट किया जाता है, यानी जमशेद लिमिटेड लॉ की नजर में एक एंटिटी है, और जमशेद लिमिटेड अपने नाम में एसेट्स ओन कर सकती है, जमशेद लिमिटेड के ऊपर केस किया जा सकता है, इसकी अपनी एक हैसियत है लॉ की नजर में। जो जमशेद लिमिटेड के ओनर्स होंगे, उन ओनर्स का जो पैसा लगा हुआ है मैक्सिमम वही डूबे तो डूबे, मजीद पैसे उनसे नहीं मांगे जाएंगे, तो उनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड, इसलिए कंपनी को एक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। अब चूंकि कंपनी अगर किसी के पैसे लेके भाग जाए, खैर भागना क्या कंपनी ने, अगर डूब जाए तो जिन लोगों के पैसे लगे हुए थे उनके पैसे गए, और एक ये वजह, वैसे तो बहुत सारी वजह होंगी लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, और दूसरी वजह बहुत सारे ओनर्स बिजनेस में पैसा लगाते हैं ओनर बनके, लेकिन बिजनेस चलाने में वो सब लोग एंगेज नहीं होते, कुछ उनमें से चुने हुए लोग होते हैं, क्या कहलाते हैं वो? डायरेक्टर्स। तो चूंकि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसलिए लॉ फिर इसका ध्यान रखता है, यानी लॉ ने फिर इंश्योर करना है कि कंपनी के बहुत सारे मामलात को लीगल तरीके से कवर किया जा सके, तो कंपनी के बहुत सारे मामलात हैंडल होते हैं लॉ के तहत। तो इसी तरह इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए कंपनी में जितना कैपिटल चाहिए होता है, कैपिटल, इसके टुकड़े कर दिए जाते हैं बहुत सारे, इन टुकड़ों को कहते हैं शेयर्स।
और ये टुकड़े जिन ओनर्स के पास होते हैं तो वो सारे ओनर्स, लेकिन चूंकि वो कंपनी में पैसा लगाते हैं और बदले में उनको कंपनी का शेयर मिल जाता है, तो इनको कहते हैं शेयर होल्डर्स। और चूंकि कंपनी का कैपिटल शेयर्स की शक्ल में है, तो इसलिए इसको शेयर कैपिटल कहते हैं। जो अब तक बिजनेस के बारे में आपको कैपिटल का पता था कि ओनर जो पैसा लगाता है कंपनी में, वो शेयर कैपिटल होता है, क्योंकि उसको शेयर्स में बांटा होता है और ओनर ने पैसा इन्वेस्ट करना होता है, बदले में उनको शेयर्स मिलते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जिस तरह करेंसी है, अब किसी के पास कितने पैसे हैं, किसी के पास कितने पैसे हैं, स्टैंडर्डाइज करने के लिए, उस करेंसी को गिनने के लिए नोट बनाए जाते हैं ना। जैसे 100 रुपए का एक नोट है, तो वो उस 100 रुपए के नोट की एक फेस वैल्यू है, उस पर 100 रुपए लिखा हुआ है। तो इसी तरह से कंपनी का कैपिटल शेयर्स में बांटा जाता है। शेयर की एक स्टैंडर्ड फेस वैल्यू होती है, मिसाल के तौर पे 10 रुपए। तो 10 रुपए फेस वैल्यू का एक शेयर होता है। जिस ओनर ने 1 लाख रुपया एज एन ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, 1 लाख रुपया, तो वो 1 लाख रुपए लगाएगा और बिजनेस से उसको 10,000 शेयर्स मिल जाएंगे। जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उसकी बात उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। जैसे पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं तो वोट डाले जाते हैं, और जिस पार्टी के वोट सबसे ज्यादा, तो उनकी हुकूमत बन जाएगी। तो इसी तरह से ना, कंपनी के जब डिस्कशंस हो रही होती है, मीटिंग्स हो रही होती हैं, तो फैसला वोट से होता है। जिसके पास जितने शेयर्स, उसके पास उतने ज्यादा वोट्स। तो ओनर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। ये होता है कैपिटल। इसके अलावा कंपनी ने जितना भी कमाया और वो ओनर्स के लिए है, उसको कहते हैं रिजर्व्स। रिजर्व्स को 2 मजीद हिस्सों में बांटा होता है। एक होते हैं कैपिटल रिजर्व्स और एक होते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। कैपिटल में कवर होता है शेयर कैपिटल। यही कैपिटल रिजर्व्स होते हैं जो किसी ना किसी खास आईएस के तहत बने हुए हैं या किसी और खास मकसद के लिए। आसान लफ्जों में आप समझिए, ओनर का जो बिजनेस पे हक है वो इक्विटी है। ओनर का बिजनेस में हक क्यों है? या तो उसने वो पैसा लगाया था या आज तक मेहनत से कमाया है, तो जो कमाई है वो रिजर्व्स है। जो पैसा लगाया था वो कैपिटल है, और उसके बाद जितनी भी कमाई है बिजनेस की, जितने गेन्स प्रॉफिट्स हैं, वो सब रिजर्व्स हैं। कैपिटल रिजर्व्स की एग्जांपल्स में आ जाएगा शेयर प्रीमियम, फिर इसके अलावा रीवैल्यूएशन सरप्लस, फेयर वैल्यू रिजर्व भी हो सकता है, और भी होते हैं। मैंने वैसे ही 2-3 नाम लिखे हैं। और रेवेन्यू रिजर्व में मेनली 2 ही होते हैं, एक होते हैं जनरल रिजर्व्स और एक होती है रिटेन्ड अर्निंग्स। इसमें लिस्ट और हो सकती है। तो अगर हमने इक्विटी यानी ये सब में चेंजेस की स्टेटमेंट बनानी है, तो पता हो कि इनमें चेंजेस होती क्या क्या, यानी इक्विटी में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, ये पढ़ाने लगा हूं। इन सबको एक एक करके डिटेल से पढ़ाने लगा हूं। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका, ये उसके अलावा बाकी सब चीजें बताने लगा। बाकी सब मैं ये नहीं बताऊंगा। 1 2 3 4 जी। क्या फेयर वैल्यू रिजर्व होते हैं कुछ? क्या होता है फेयर वैल्यू रिजर्व? किधर क्या? हाँ, किस टॉपिक का आता है? IFRS 9 पे FR 2। फिर क्या होता है उसमें? वो देखो, जिसको कितने दिन लगाए थे IFRS 9 पे? कुछ 6-7 दिन लगे थे ना। हाँ, तो जिसको 6-7 दिन बताता रहा हूँ वो भी भूल गया फेयर वैल्यू रिजर्व। तो आप लोग क्या करेंगे इसको जान? IFRS 9 एक IAS है, तो उसमें ना इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू पे अपडेट करना होता है, उनसे रिलेटेड बना होता है। आ गया फेयर वैल्यू थ्रू OCI। बस आप ये समझ लें कि इन्वेस्टमेंट्स, जो शेयर्स डिवेंचर्स खरीदे होते हैं, उनमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको अपडेट करना होता है फेयर वैल्यू पे। ये उनसे रिलेटेड एक रिजर्व बना होता है। अब इन सबको एक एक करके पढ़ाता हूं। इनफैक्ट मैं आपको इक्विटी में होने वाली ट्रांजैक्शंस बताने लगा, क्योंकि इक्विटी में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं तो वही हैं जो चेंजेस होंगी इक्विटी में। तो ये क्या करके ट्रांजैक्शंस पढ़ते जाते हैं, फिर जब सारी पढ़ लेंगे तो इस सोसी का फॉर्मेट ले आऊंगा सामने। नंबरिंग करता जाता हूं ताकि आपको ना एक ट्रैक रहे कि हमने क्या क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, इसलिए नंबरिंग करता जा रहा हूं। इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कैश।
इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कैश। यानी जब कंपनी शेयर इशू करेगी, और अगेंस्ट कैश का मतलब है कि जिसने शेयर खरीदे होंगे वो कंपनी को कैश पे करेगा। ये वाकया पहली दफा भी हो सकता है, यानी जब कंपनी पहली दफा शेयर इशू करे, और चाहे वो बाद में कभी इशू करे, जिसके लिए राइट इशू का वर्ड भी यूज होता है। जी राइट इशू, अभी हेडिंग दी है, चलते हैं आगे। मैं आपको पढ़ाने ये लगा हूं कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, इसके फॉर्मेट तक तो पहुंचेंगे। जैसे एसेट्स कैजुअल है, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल, रिवैल्यूएशन, इसी तरह एक्यूमुलेटेड वाले पोर्शन में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो ये सारी चीजें एक एक करके कैलकुलेशन की थी, उसके बाद कैजुअल तक पहुंचे थे ना। तो अब इसी तरह से मैं आपको चेंजेस इन इक्विटी में पहले सारी ट्रांजेक्शन एक एक करके बता लूं, फिर उसके बाद हम इस पूरी रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कैश, इसमें मैं आपको ना दो चीजें सिखाने लगा हूं। एक ये कि जब शेयर इशू होते हैं तो उसकी अकाउंटिंग क्या होती है। मोस्ट प्रॉब्ली आपसे डबल एंट्री नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी डबल एंट्री याद रख लेंगे तो स्टेटमेंट बनाने में फायदा होगा। एक तो ये बताने लगा हूं कि इन शेयर इशू की अकाउंटिंग क्या होगी, और फिर उसके बाद राइट इशू के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस हैं वो बताऊंगा। तो पहले आपको बताता हूं कि अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स क्या होगी। यानी जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो उसको कंपनी क्या अकाउंटिंग कर रही होगी। जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो तीन बातें हो सकती हैं। या तो कंपनी इशू कर रही होगी एट पार, या इशू कर रही होगी एट प्रीमियम, या इशू कर रही होगी एट डिस्काउंट। या तो कंपनी शेयर इशू कर रही होगी एट पार, या फिर एट प्रीमियम, या फिर एट डिस्काउंट। अब ये पार से क्या मुराद है, ये मैंने इधर एंट्री लिखे देता हूं, आप पेज में कहीं एंड पे, बिल्कुल एंड पे कहीं नुक्कड़ में ये लिख लें कि पार वैल्यू क्या होती है। शेयर की ना एक फेस वैल्यू होती है, वो डिसाइड की जाती है ताकि उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस बेस करनी होती हैं। शेयर की एक फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू, ये एक स्टैंडर्ड फेस वैल्यू डिसाइड करती है कंपनी, क्योंकि इस पे बेस करते हुए कुछ कैलकुलेशंस करनी होती हैं कंपनी ने। फेस वैल्यू ऑफ शेयर एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। फेस वैल्यू कह रहा हूं, फेयर वैल्यू नहीं कहा मैंने, फेस वैल्यू। फेस, शेयर की फेस वैल्यू एक स्टैंडर्ड अमाउंट पर शेयर होती है जो कंपनी डिसाइड करती है, क्योंकि कुछ परसेंटेजेस हैं जो उस पर कंपनी ने अप्लाई करनी होती है। डिविडेंड का नाम सुना? नहीं सुना तो चलिए चैप्टर में सुन लेंगे। डिविडेंड भी ना एक परसेंटेज होती है, वो भी फेस वैल्यू के ऊपर अप्लाई होनी होती है। तो इस कंपनी ने एक स्टैंडर्ड अमाउंट सेट की होती है पर शेयर, उस पर फिर कुछ परसेंटेजेस अप्लाई करके कुछ कैलकुलेशंस करनी होती है, इसको फेस वैल्यू कहते हैं। इसी को पार वैल्यू कहते हैं और इसी को नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। शेयर की फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू एक ही बात है। फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू एक ही बात है। ये जो मैं भी यहां मिसाल दे रहा था ना 10 रुपए, ये फेस वैल्यू है। कंपनी ने अपनी कैलकुलेशंस में आसानी के लिए एक स्टैंडर्ड अमाउंट तय कर ली, वो स्टैंडर्ड अमाउंट उस शेयर की फेस वैल्यू है, उसी को पार वैल्यू और उसी को नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। क्या मतलब हुआ इशू एट पार का? कि फेस वैल्यू पे इशू कर रहे हैं, यानी जिसने शेयर खरीदना है 10 रुपए का शेयर 10 रुपए लेके ही उसको दे देंगे। कंपनी इशूड 3 मिलियन शेयर्स एट पार। कितना कैश मिलेगा कंपनी को? 30 मिलियन, और क्रेडिट हो जाएगा शेयर कैपिटल 30 मिलियन। फेस वैल्यू बाय डिफॉल्ट 10 रुपए होती है। शेयर इशू अगेंस्ट कैश, इसकी मैं अकाउंटिंग बता रहा हूं। या तो इशू एट पार होगा, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अच्छी नेचर का होता है, कैपिटल है, कैपिटल, कैपिटल एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी,
एक्सपेंसेस, इनकम्स, ये 5 ग्रुप्स होते हैं। तो इक्विटी जो है ना, ये क्रेडिट नेचर की चीज है, ये ओनर का हक होता है बिजनेस पे। तो कैपिटल भी उसी के लिए यूज करते हैं। तो बिजनेस में ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनी ने उसके बदले शेयर इशू कर दिए, तो कंपनी का कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल इक्विटी है, इक्विटी बढ़ी है इसलिए क्रेडिट किया है। प्रीमियम का क्या मतलब हुआ? कंपनी ने शेयर इशू किया, प्रीमियम फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे लिए। मिसाल के तौर पे कंपनी ने इशू किए 2 मिलियन शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 14 रुपए, यानी पैसे कितने लिए? कंपनी को टोटल पैसे कितने मिले? 28 मिलियन। तो कैश तो डेबिट करेगी कंपनी 28 मिलियन। चूंकि फेस वैल्यू कंपनी ने डिसाइड ही इसलिए की है क्योंकि उसके ऊपर कुछ परसेंटेजेस अप्लाई करनी है, इसलिए शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही रिकॉर्ड होगा। इन 2 मिलियन शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी? 20। तो कैपिटल में तो 20 मिलियन ही आएगा। ओनर से पैसे 28 मिलियन लिए हैं, लेकिन 20 मिलियन फेस वैल्यू के शेयर इशू किए हैं। तो ये जो 8 मिलियन ओनर से ज्यादा ले लिया, तो ये कोई प्रॉफिट आ गया, बिजनेस ने प्रॉफिट कमा लिया। ओनर से ही पैसा लिया, प्रॉफिट किस बात का? तो ये ओनर से लिया हुआ पैसा है, ओनर का ही हक है, यानी इक्विटी ही है। लेकिन चूंकि फेस वैल्यू का मकसद ही ये था कि उस पर कुछ परसेंटेजेस लगानी थी, इसलिए कैपिटल के अकाउंट में फेस वैल्यू ही रखी जाती है। जो इससे एक्स्ट्रा बिजनेस में पैसा, जो इससे एक्स्ट्रा पैसा आता है, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट शेयर प्रीमियम के नाम से क्रिएट किया जाता है। ये होता है शेयर प्रीमियम। जब कंपनी शेयर इशू करेगी, शेयर फेस वैल्यू का ही होगा, कैपिटल में फेस वैल्यू ही आएगी। लेकिन ओनर पैसे ज्यादा दे रहा है अगर, तो इसका मतलब है कि शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहा है। तो जितना एक्स्ट्रा है वो बिजनेस के लिए कोई इनकम नहीं है वो ओनर का ही पैसा, ओनर का ही हक है, इक्विटी है। अलग से अकाउंट इसके लिए क्रिएट किया गया है, शेयर प्रीमियम। तो जितना एक्स्ट्रा है वो शेयर प्रीमियम में क्रेडिट। शेयर प्रीमियम, ओके। और अगर बिजनेस ने कंपनी ने शेयर इशू किया डिस्काउंट, इसका क्या मतलब है? 10 रुपए से कम। ये होता बहुत कम है, इसीलिए आईके की किताब में जिक्र ही नहीं इसका, लेकिन ये हो सकता है। कंपनी इशूड लेट्स से 4 मिलियन शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹3। पैसे कितने मिले होंगे कंपनी को? 28 मिलियन एट अ डिस्काउंट ऑफ 3 रुपए, यानी 7 रुपए का। चाहे शेयर पार पे इश्यू हो, चाहे प्रीमियम पे इश्यू हो, चाहे डिस्काउंट पे इश्यू हो, कैपिटल में क्रेडिट फेस वैल्यू ही होगी। फेस वैल्यू डिसाइड ही इसलिए की गई है क्योंकि इस पर कुछ परसेंटेज लगानी होती है, तो कैपिटल में फेस वैल्यू ही नजर आएगी। जो 12 मिलियन का पैसा कम मिला हमें, वो एक डिस्काउंट ऑन शेयर्स के नाम से एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और ये भी इक्विटी में ही आएगा। डिस्काउंट ऑन शेयर्स के नाम से एक डेबिट अकाउंट आ गया, ये भी इक्विटी ग्रुप का ही हिस्सा है। ये भी इक्विटी है, इक्विटी कम हो रही है तो डेबिट, ये भी इक्विटी है, इक्विटी बढ़ रही है तो क्रेडिट। शेयर कैपिटल तो इक्विटी है ही है, ये जो बाकी दोनों लिखे हुए ना, ये भी इक्विटी है। तो शेयर कैपिटल का ताल्लुक इक्विटी ग्रुप से है, और इक्विटी क्रेडिट नेचर की चीज होती है। ओनर का जब हक बढ़ता है तो इक्विटी बढ़ती है, मतलब क्रेडिट। तो जब कंपनी शेयर इशू करेगी, इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें, ऐसा होता तो नहीं है, फॉर्म कॉलेज में रख लेते हैं, लेकिन फर्ज करें कि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया और
आपको एक रसीद इशू हो गई, बल्कि रसीद तो हाँ इशू हो ही जाती है, आपको एक रसीद इशू हो गई। ऐसी मिसाल समझ लें कि ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है और उसको एक रसीद इशू हो जाती है, शेयर इशू हो जाता है। तो जैसे जैसे ओनर्स को शेयर्स इशू होते जा रहे हैं, बिजनेस का कैपिटल बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, तो जब कंपनी शेयर इशू कर रही है, शेयर कैपिटल क्रेडिट ही हो रहा है। कितने से? फेस वैल्यू से। पैसा जितना मिल रहा है कैश डेबिट, अगर एट पार है तो डेबिट क्रेडिट बराबर है, एट प्रीमियम है तो पैसा ज्यादा मिल रहा है, एक क्रेडिट चाहिए होगा वो इक्विटी ग्रुप का ही होगा शेयर प्रीमियम। पैसा कम मिल रहा है, एक डेबिट चाहिए है वो इक्विटी ग्रुप का, डिस्काउंट ऑन शेयर्स के नाम से डेबिट हो जाएगा। ये हो गई इशू ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग। जी जी, ये रिजर्व्स में ही आएगा, ये रिजर्व्स में एक डेबिट बैलेंस आएगा। जिस तरह मैंने भी कैपिटल रिजर्व लिखे थे ना, उनमें एक शेयर प्रीमियम था, तो डिस्काउंट ऑन शेयर्स भी एक अलग से रिजर्व आ जाएगा जिसका डेबिट बैलेंस आ रहा होगा। पहली दफा कंपनी शेयर इशू करे या बाद में कभी करे, अकाउंटिंग यही है। राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट वैसे तो लॉ की चीज है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक कंपनी ने जब शेयर इशू कर दिए तो जो कंपनी के ओनर्स बन गए, कंपनी ने जब दोबारा पैसा रेज करना है तो लीगली उन्हीं का हक है कि पहले उनको ऑफर की जाए, ये उनका राइट है। तो उनको जब शेयर इशू कर दिए जाते हैं इसलिए इनको राइट शेयर्स कहते हैं। लेफ्ट शेयर्स कोई नहीं होते, ये राइट हक वाला राइट है। तो जब कंपनी शेयर इशू करेगी अकाउंटिंग तो होगी। अच्छा, कैश पे इशू, ये जरूरी है कैश पे इशू, क्योंकि आगे चल के मैंने बोनस इशू भी कराना है, तो ये मैंने अगेंस्ट कैश बताया। तो शेयर इशू होंगे तो अकाउंटिंग तो होगी ये। अब इसमें एक और चीज जो आपको सवालों में कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, और इस चैप्टर के लिए भी ये कैलकुलेशन, और आगे चैप्टर पढ़ाना है आपको ईपीएस, ये सीफेप 1 से आप शिफ्ट हुआ है, तो उसमें भी ये कैलकुलेशन काम आएगी। यानी अभी जो कैलकुलेशन कराने लगा हूं ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है, ये ईपीएस में भी बहुत काम आएगी जो मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। तो जब शेयर इशू होंगे अकाउंटिंग तो हो गई है। अब इसमें हो सकता है आपको इसमें थोड़ा उलझाया जाए कि राइट शेयर्स इशू हुए हों, लेकिन आपको जैसे मैंने कहा 2 मिलियन शेयर इशू हुए, 4 मिलियन, ये ना बताया। नंबर ऑफ शेयर्स आपको सवाल में खुद निकालने पड़ सकते हैं। ये कैलकुलेशन जो जहां सिखा रहा हूं ना, ये यहां के लिए भी है और अगले चैप्टर्स के लिए भी है। राइट शेयर्स निकालने पड़ सकते हैं। राइट शेयर्स होते क्या हैं ये मैंने आपको भी बताया है, दोबारा बता देता हूं, लिख ही देता हूं। चलें, राइट शेयर्स होते हैं यानी होता कुछ इस तरह है कि जिस इंडिविजुअल के पास पहले 500 शेयर्स हैं, जिसके पास पहले 5000 शेयर्स हैं, तो राइट शेयर्स भी फिर उसी प्रोपोर्शन में मिलेंगे उनको। इनका जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग की परसेंटेज है ना, जो प्रोपोर्शन है, उसी प्रोपोर्शन में ही उन लोगों को नए शेयर मिलते हैं। तो राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग लोगों को इश्यू होने वाले नए शेयर्स हैं जो उनकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन में ही उनको दिए जा रहे होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक कंपनी के जो इशूड शेयर्स थे ऑलरेडी जो थे 3 मिलियन, और ये बहुत सारे लोगों के पास थे, इनमें से एक मिस्टर ए था, उसके पास 1000 शेयर्स थे, एक मिस्टर बी था, इसके पास 10,000 शेयर्स थे। तो जब कंपनी राइट शेयर्स इशू करेगी तो फिर सबको बराबर बराबर नए शेयर इशू हो जाएंगे। जैसे अगर यही कंपनी राइट शेयर इशू करती है 6 लाख, तो इन सब को बराबर बराबर शेयर नहीं मिलेंगे, इनकी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग की परसेंटेज है उस रेशो में मिलेंगे। अच्छा, आपको ये तो नहीं करना कि आपने इनकी रेशो में शेयर्स बांटने हो,
तो आपको हर इंडिविजुअल लेवल तक तो नहीं जाना, लेकिन फिर भी चले नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अगर कंपनी के पहले 3 मिलियन शेयर्स हैं और कंपनी 6 लाख और शेयर्स इशू कर रही है, तो ए और बी को बताएं कितने कितने शेयर्स मिलेंगे। मैंने कहा है कि 6 लाख शेयर्स इन सब शेयर होल्डर्स को इनके एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन में मिलने हैं। अब यहां मैथ लगाएं और बताएं कि इनको कितने कितने शेयर्स मिलेंगे। 54,000। सिर्फ ये 2 शेयर होल्डर नहीं है भाई, 3 मिलियन शेयर्स हैं, बहुत सारे लोगों के पास है। मैंने सिर्फ 2 लोगों का नाम लिखा है। इसके पास 1000 शेयर्स हैं 3 मिलियन में से, इसके पास इनमें से 10,000 शेयर्स हैं, और भी बहुत सारे लोग होंगे। मैंने वैसे कहा ए और बी को कितने कितने शेयर मिलेंगे, 200 और 2,000 या पता नहीं पता चला, कोई बात नहीं पता चला। छह लाख शेयर्स इन सब लोगों को इनकी रेशो में बांटने हैं। तो जब कोई फिगर किसी रेशो में बांटी जाती है तो टोटल से डिवाइड करते हैं। तो इनमें से ए को मिलेंगे 6 लाख, 1,000 डिवाइडेड बाय 3 मिलियन। इन सब लोगों के पास जितने शेयर्स हैं उनका टोटल कितना, 3 मिलियन। तो ये इनकी रेशो बन गई। इसी तरह कितने मिले इसको, इसी तरह बी को कितने मिलेंगे, ये मतलब है रेशो में मिलने का। अच्छा, ये तो मैंने खैर बीच में कुछ इंडिविजुअल्स की अहम ही बात कर ली। अगर आपको ये 6 लाख ना बताए हो सवाल में, इनके लिए एक पहेली बनाई हो, तो वो 2 तरह की पहेलियां हो सकती है। यानी आपको अगर 6 लाख कैलकुलेट, मैं आपको सिखाने ये लगाऊं कि अगर 6 लाख सवाल में ना बताया हो, खुद कैलकुलेट करने पड़े, तो इसके लिए क्या क्या पहेलियां हो सकती हैं। छह लाख को 3 मिलियन पे देखें कितने परसेंट बनता है। 6 लाख 3 मिलियन का कितने परसेंट है, 20%। हो सकता है आपको पहली ये बनाई हो कि कंपनी ने 20% राइट शेयर इशू किए, तो किसका 20%, 3 मिलियन का। तो आपको 6 लाख राइट शेयर्स सवाल में जरूरत पड़ सकती है कैलकुलेट करने की। तो उसके लिए मैं क्या बता रहा हूं कि क्या पहेलियां हो सकती हैं। तो एक पहेली हो सकती है कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स बताने की बजाय ये कह दिया जाए कि इतने परसेंट राइट शेयर इशू हुए हैं, तो जितने उस वक्त शेयर कैपिटल था उस पे वो परसेंटेज लगा लेंगे। यानी अगर आपको राइट इशू is given as percentage, अगर आपको राइट इशू एक परसेंटेज के तौर पे गिवन है, तो राइट शेयर्स कैसे कैलकुलेट करें, जितने उस वक्त कंपनी का शेयर कैपिटल है उस पे वो परसेंटेज लगा दें। एट द टाइम ऑफ राइट इशू कंपनी का जो इशूड शेयर कैपिटल है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, रुपए नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स 3 मिलियन शेयर्स थे उस वक्त, इनटू वो परसेंटेज लगा दें जो आपको सवाल में कही है, तो पता चल जाएगा कि कितने राइट शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। सवालों में जरूरत पड़ सकती है जानने की कि कंपनी ने कितने राइट शेयर्स इशू किए, तो उसकी पहेली ऐसे भी बनाई हो सकती है। ये जो मैंने यहां पर किया है ना, ये मैंने सिर्फ ये अंग्रेजी समझाने के लिए किया है। ये कुछ नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ ये बात समझानी थी कि रेशो में चीज कैसे बढ़ती है। तो जिन इंडिविजुअल्स को राइट शेयर्स में से मिलेंगे वो उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स की रेशो में मिलेंगे। यहां पर मैं सिर्फ ये बात बता रहा था। तो अगर सवाल में राइट शेयर्स निकालने पड़े जैसे 6 लाख, तो वो 6 लाख आपको अगर नहीं बताए तो फिर पहेली है, या तो वो पहेली इस शक्ल में हो सकती है या एक और शक्ल हो सकती है। 6 लाख और 3 मिलियन की रेशो क्या बनी, रेशो 1:5, रेशो
तो आपको राइट शेयर्स की एक रेशो गिवन हो सकती है, हो सकता है आपको सवाल में लिखा मिले एक ना रेशो की शक्ल गिवन हो सकती है, यानी एक डिजिट फॉर एक और डिजिट, यानी आपको लिखा मिल सकता है कंपनी मेड अ राइट इशू और 1 for 5, 1 for 3, 2 for 5, ये रेशो है। 1 for 5 का मतलब है कि अगर कंपनी के पहले 5 शेयर्स थे तो कंपनी एक और नए इशू कर रही है, तो इसको 1 for 5 बोलेंगे। ये जो रेशो 1 for 5, फॉर FOR, 1 for 5, ये रेशो बताने का एक तरीका होगा। लेट्स से 2 for 3, 2 for 5, तो ये रेशो बताने का एक तरीका होगा, एक डिजिट होगा फॉर, एक दूसरा डिजिट होगा। कॉन्सेप्ट दोबारा सुन लें। 3 मिलियन शेयर्स कंपनी के पहले मौजूद हैं, कंपनी 6 लाख शेयर्स और इशू कर रही है, तो समझने में ऐसा ही है कि अगर पहले 5 शेयर्स थे तो एक और इशू कर रही है, इसको कहते हैं 1 न्यू शेयर फॉर 5, तो इसलिए 1 for 5, ये रेशो बताने का एक तरीका होगा। तो अब आपको अगर 1 और 5 पता है तो 3 मिलियन से 6 लाख कैसे निकालें? 3 मिलियन इंटू 1/5। तो इस पहेली का जवाब ये होगा कि राइट शेयर्स निकालने के लिए यही इधर दोबारा लिख लें, इशूड शेयर कैपिटल और इनटू x/y। कर लें लेकिन 2 for 3 को कैसे करेंगे? 66 पॉइंट कर लेंगे, तो उसको राउंड करना पड़ेगा, तो आपकी फिगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी आएंगी, तो आपको लगेगा शायद गलती हो गई, तो इसलिए 2/3 कर लेना। यही सारी चीज बस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। आप ये डॉट ना मार दें, अगर आप ये चीज लिखें, ये इनटू x/y। नोटेड? चले सवाल लिखें। शेयर कैपिटल एज एट 1 जनवरी 21, यानी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है ये। शेयर कैपिटल एज एट 1 जनवरी 21 5 मिलियन शेयर्स, 5 मिलियन शेयर्स। साल के शुरू में जो कंपनी का शेयर कैपिटल था वो 5 मिलियन शेयर्स थे। ऑन 1 अप्रैल 21 कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ 20%, ऑन, बस फुल स्टॉप, 20% बस फुल स्टॉप। अब अगला सेंटेंस है, ऑन 1 अक्टूबर 2021 कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ 2 for 3, ये जो दोनों राइट इशू हैं इनके नंबर ऑफ शेयर्स बता दें। दोनों जो राइट इशू हुए हैं उनके नंबर ऑफ शेयर्स बता दीजिए।
नहीं, 1 million. हाँ जी, साल के शुरू में कितने थे? 5 मिलियन। फिर 1 अप्रैल को कितने इशू किए? 20% इशू किए, यानी 5 मिलियन इंटू 20, 1 मिलियन। जब अगली दफा शेयर इशू करने थे तो क्या सब 6 नहीं थे? 6 है इस वक्त। अब जब 1 अक्टूबर को 2 for, तो वो इस 6 पे लगेंगे 2 for 3। 1 और 4। ओके, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स होते हैं जो गरीबों में बांट देते हैं मुफ्त में। नहीं, बोनस शेयर्स होते हैं जो कंपनी ने शेयर, नहीं वर्कर्स वाले नहीं होते, वर्कर्स वाले नहीं होते, नहीं खुश होके भी नहीं। कंपनी ने शेयर कैपिटल बढ़ाना होता है किसी वजह से, लेकिन पैसे नहीं चाहिए होते। जैसे मिसाल के तौर पे एक कंपनी में 2 शेयर होल्डर हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, और ये प्राइवेट लिमिटेड में बहुत सारी होते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस हैं कि 2 शेयर होल्डर हैं। अच्छा, अब 2 शेयर होल्डर हैं और ये इनफैक्ट एक रियल मेरे आर्टिकल्स के दौर का केस है बाकायदा वाकई, कि कंपनी है उसका शेयर कैपिटल 20 रुपये था, यानी कंपनी की बैलेंस शीट थी मिलियंस की, शेयर कैपिटल में 20 रुपये लिखे होते थे, क्योंकि 2 मियाँ बीवी थे तो उन्होंने, वो कंपनी के दोनों शेयर होल्डर थे और एक शेयर बस कंपनी का था। अब थे उनके 3 बच्चे, तो उन्होंने फिर आगे उन 3 बच्चों को शेयर्स अपने बांटने थे, तो अब 2 शेयर्स तो फाड़ के नहीं दे सकते, तो उन्होंने क्या किया कि कंपनी ने और शेयर इशू किए, और पैसे वैसे नहीं चाहिए थे तो मुफ्त में शेयर इशू किए। इनको बोनस शेयर कहते हैं, यानी कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मजीद शेयर इशू करे, पैसे नहीं, बस मुफ्त में, इनको बोनस शेयर्स कहते हैं। विदाउट एनी कंसिडरेशन, इनको बोनस इशू कहते हैं, बोनस शेयर्स, मुफ्त में शेयर इशू किए। और इसके रीजंस हो सकते हैं डिविडेंड देना, ये डिविडेंड वाली बात अलग से कल इंशाल्लाह बताऊंगा डिविडेंड। फिर इसके अलावा जैसे भी मैंने मिसाल बताई, टू इंक्रीज शेयर्स विदाउट रेजिंग
फंड्स, यानी पैसे नहीं चाहिए, वैसे ही बस शेयर्स बढ़ाने थे, जो मैंने भी मिसाल दी है कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाने थे तो बच्चों को बांटने थे। ये बोनस शेयर्स होते हैं कि कंपनी को शेयर्स बढ़ाने हैं, पैसे वैसे नहीं चाहिए। डिविडेंड भी एक रीजन हो सकती है, कल बताऊंगा कि डिविडेंड की रीजन क्या होती है। और ये भी एक रीजन हो सकता है कि वैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाने हैं, बस पैसे नहीं चाहिए, बस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाने। डिविडेंड भी एक रीजन है, वो कल बताऊंगा। उसके अलावा जो मैंने भी मिसाल दी थी वो ये है। तो कंपनी जो शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मुफ्त में इशू कर रही है, ये बोनस शेयर्स हैं। अच्छा, होते ही असली शेयर्स हैं, मतलब ईद मुबारक वाले शेयर नहीं होते, असली शेयर्स हैं, लेकिन बगैर पैसों के इश्यू हो रहे हैं। तो फिर इनकी दो चीजें बताता हूं, एक कि इनकी अकाउंटिंग क्या है, और दूसरा कि आपको समहाउ बोनस शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालने हैं वो भी बताता हूं। अगर रीजन ऑफ इशू डिविडेंड था या एनी अदर रीजन था, या तो बोनस शेयर इसलिए इशू किया था क्योंकि डिविडेंड बांटना है, ये कल बताऊंगा, यहां की एंट्री कल लिखूंगा ये, या फिर वैसे ही लोगों को मुफ्त में शेयर्स बांटने थे क्योंकि कैपिटल बढ़ाना था, बस कोई और रीजन था। तो चूंकि शेयर इशू हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? शेयर कैपिटल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? कैपिटल नहीं बढ़ रहा, कैपिटल वही रहेगा। हाँ, कैपिटल बढ़ रहा है, लेकिन तो जब पिछली एंट्रीज में मैंने कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट किया था, तो कैपिटल इसलिए क्रेडिट किया था क्योंकि पैसे आ रहे थे? नहीं, वो तो कैश डेबिट इसलिए किया था क्योंकि पैसे आ रहे थे। शेयर कैपिटल क्यों क्रेडिट किया था? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इशू होते जा रहे थे। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि जब एक स्टूडेंट ने कॉलेज में एडमिशन लिया, अच्छा वो कॉलेज का एडमिशन लेके शेयर होल्डर नहीं बन गया, मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि जब उसने कॉलेज में एडमिशन लिया तो कॉलेज ने उसको एक रसीद दे दी कि हाँ आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो अगर किसी को मुफ्त में भी एडमिशन मिल रहा है तो उसको भी रसीद तो इशू हो रही है ना कि एडमिशन, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बढ़ गए ना। तो कंपनी बेशक बोनस शेयर इशू कर रही है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ रहे हैं, इसलिए शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। शेयर कैपिटल तो होगा क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? कैश तो मिल नहीं रहा और ओनर्स को मुफ्त में शेयर बांटना कोई एक्सपेंस नहीं होता। ओनर के ऊपर कुछ मेहरबानी करना ये कोई एक्सपेंस नहीं है। अभी मैंने बिल्कुल आज के लेक्चर के शुरू में कैपिटल और रिजर्व्स लिखे थे, उस दरख्त पे आइएगा। कैपिटल क्या होता है, रिजर्व्स क्या होते हैं? ये इक्विटी ही है, यानी ओनर्स का इन पे हक है। रिजर्व्स पे ओनर का हक है। अगर उन रिजर्व्स में से उनको कुछ बांट दिए जाएं तो उनका हक कम हो जाएगा, यानी जिस रिजर्व में से बांटेंगे वो कम हो जाएगा। अब या तो उन रिजर्व्स में से बांट के कैश दे दें तो वो रिजर्व डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन अगर हम उनको मुफ्त में शेयर दे रहे हैं तो उस ओनर को बहरहाल एक फायदा तो हो रहा है ना। तो ये जो रिजर्व्स हैं इनमें से किसी में से बांटा जा सकता है। ये बात दोबारा सुने, ऐसा नहीं है कि रिजर्व्स तकिए भर भर के रखे हुए या बोरियां भर भर के रखी हुई उनमें से मुट्ठी भर के निकाले शेयर दे दी, नहीं। ये बात सिर्फ अमाउंट के डेबिट क्रेडिट की होती है कि रिजर्व्स में अगर कुछ बैलेंस आ रहा है वो ओनर्स का हक है। तो अगर मैनेजमेंट डिसाइड करे कि इनका ये हक तो चलो उनको बांटे ना, तो उनका वो हक जब बांटेंगे तो वो हक डेबिट हो जाएगा और बदले में चूंकि शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बोनस शेयर्स आउट ऑफ एनी रिजर्व बांटे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर शेयर प्रीमियम जिस रिजर्व में से बांटे जा रहे होंगे वो रिजर्व डेबिट हो जाएगा। क्योंकि उस रिजर्व में से कुछ फायदा ओनर को दे दिया। फायदा कैसे दिया? ओनर को बगैर पैसे लिए और शेयर दे दिया तो उसको फायदा दे दिया ना। तो ओनर को इन रिजर्व में से कुछ फायदा दे दिया, मतलब वो रिजर्व उनको बांट दिया, तो वो रिजर्व हो जाएगा डेबिट। ज्यादातर चूंकि शेयर प्रीमियम होता है इसलिए मैंने लिख शेयर प्रीमियम दिया है, लेकिन इसके लिए रूल याद रख लें कि ये कोई भी रिजर्व हो सकता है। कोई भी रिजर्व रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हो सकता है जिसके अगेंस्ट हम शेयर इशू कर रहे हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें
कि एक दुकानदार से एक दूसरा दुकानदार चीनी खरीदा करता था। दुकानदार ए दुकानदार बी से चीनी खरीदता था, तो उस चीनी के अगेंस्ट उधार पे खरीदता था। दुकानदार ए बी से चीनी उधार पे खरीदता था। अब दुकानदार बी ने ए से चीनी के पैसे लेने, ठीक है। अब वो दुकानदार ए के पास जाता है और उससे कुछ आटा खरीद लेता है और कहता है वो जो तुमने चीनी वाले पैसे देने ना, उसके अगेंस्ट मैंने तुमसे आटा ले लिया। तो मतलब चीनी में से कहीं आटा निकाल लिया, मतलब एक अमाउंट की बात है, वो सेटलमेंट की बात हो रही है कि वो जो तुमने मुझे चीनी के पैसे देने थे उसके बदले मैंने तुमसे आटा ले लिया। तो बिजनेस के जो रिजर्व्स थे, ओनर्स का उन पे हक था। वो रिजर्व्स बांटने का तरीका ये था कि पैसे दे देते। एक और तरीका ये था कि उनको मुफ्त में शेयर इशू कर दिए। तो रिजर्व्स बांट दिए ना, तो वो रिजर्व चूंकि बांट दिए तो वो रिजर्व हो जाएंगे डेबिट। और शेयर इशू करना कैपिटल का बढ़ना है, इसलिए शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर बोनस शेयर्स बांटे जा रहे हैं इसके अलावा कोई और रीजन, तो जिस रिजर्व में से बांटे जा रहे हैं वो रिजर्व डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये वाली शाख की एंट्री कल लिखूंगा। और कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स, इसके लिए आपकी मर्जी है, चाहे तो दोबारा बना लें और चाहे ये लिख लें। यकीनन सुस्ती के मारे यही लिखेंगे कि जैसे राइट शेयर्स कैलकुलेट करना सिखाया ना, सेम वैसे ही। बोनस शेयर्स की अकाउंटिंग क्या है ये बता दी। ये वाला फल कल डिविडेंड पढ़ा के बताऊंगा। एक चीज मैंने ये सिखाई है, एक चीज सिखा रहा हूं कि बोनस शेयर्स भी कैलकुलेट करने हो सकते हैं कि कितने बोनस शेयर्स। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि सेम जो अभी राइट इशू सिखाया था सेम वैसे ही, यानी या तो बोनस शेयर्स आपको पहली पूछी होगी परसेंटेज बता के, या फिर एक्स फॉर वाई बता के। तो जिस तरीके से भी राइट शेयर्स कैलकुलेट किए बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होंगे। तो जैसे भी राइट शेयर्स की कैलकुलेशन सिखाई है बिल्कुल उसी तरह से इसकी भी कैलकुलेशन हो सकती है। देखें, कंपनी ने सोच समझ के फैसला करना है ना। कंपनी ने कुछ सोच समझ के बोनस शेयर इशू करना है, तो जितना बैलेंस होगा उससे ज्यादा थोड़ी इशू कर देंगे। ये थोड़ी इशू कर देंगे बाद में सोचेंगे क्या किया हमने, वो बैलेंस देख के कंपनी शेयर इशू करेगी। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कैलकुलेट करना बिल्कुल वैसे ही टेस्ट हो सकता है जैसे आपको राइट शेयर्स कैलकुलेट करने सिखाएं, या तो परसेंटेज की शक्ल में बताया होगा या एक्स फॉर वाई की शक्ल में बताया होगा। चलें बाकी इंशाल्लाह कल।